600 ईसा पूर्व में भारत के बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड से लोहे की खोज हो जाती है। लोहे की खोज पूरे वैदिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाते हैं और परिवर्तन का परिणाम होता है द्वितीय नगरीय क्रांति की शुरुआत। नगरीय क्रांति की शुरुआत, यह वह दौर था जब द्वितीय नगरीय क्रांति की शुरुआत होती है और वैदिक सभ्यता जो भरण पोषण वाली सभ्यता थी, भरण पोषण अर्थव्यवस्था वाली सभ्यता अब विकसित अर्थव्यवस्था वाली सभ्यता की तरफ अग्रसर होती है। लोहे की खोज ने पूरे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाता है। में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होती है और जो वैदिक सभ्यता में हम देखते हैं कि पशुपालन और जो ऐसे छोटे मोटे खदानों का उत्पादन करके ही वैदिक सभ्यता वाले अपने जीवन यापन का संचालन करते हैं, वही अब यहाँ पे कृषि कार्य पे आधारित अर्थव्यवस्था हो जाती है। लोहे की खोज से अलग अलग तरह के कृषि उपकरण ने लोहे की खोज ने कृषि कार्य में परिवर्तन लाया और कृषि कार्य से पूरे समाज के अंदर एक व्यापारिक गतिविधि, व्यापार प्रचलन हुआ। खोज ने कृषि कार्य में परिवर्तन लाया और लोहे की जो अर्थव्यवस्था थी, ये भरण पोषण अर्थव्यवस्था से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होती है और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में लोहे की खोज होने से कृषि कार्य में भारी परिवर्तन आते हैं और भारी परिवर्तन आने के कारण भारत के अंदर अब खदानों का काफी ज्यादा उपज शुरू हो जाता है और अधिक उपज होने के कारण विदेशी व्यापार प्रारंभ हो जाते हैं। विदेशी व्यापार का फैलाव शुरू होता है, प्रचलन शुरू होता है। अब विदेशों से अब धन भारत वापस आने शुरू होते हैं और भारत की धीरे धीरे आबादी जो है, जो गांव में कबीलाई क्षेत्र धीरे धीरे नगरों में परिवर्तित होते गए और महाजनपदों का उदय होता है। पूरे भारत के क्षेत्र में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में लोहे की खोज होने से पूरे समाज के अंदर परिवर्तन आता है और पूरे समाज के अंदर परिवर्तन आने से कृषि कार्य, जो पशु आधारित वैदिक सभ्यता जो थी वो पशु आधारित अर्थव्यवस्था थी, और पशु आधारित अर्थव्यवस्था से वो अब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। कृषि से अधिक अनाजों के उत्पादन होने से पूरे तरह से अब भारत का व्यापार अब विदेशों तक फैलना शुरू होता है। विदेशों से व्यापार होने के कारण भारत में आय के साधन उपलब्ध होते हैं और भारतीय अब धीरे धीरे पैसे की तरफ, अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर होते हैं। और आय भारत के अंदर इस परिवर्तन के कारण जो कबीलाई क्षेत्र थी, जब जनजातियों में लोग रहते थे, कबीलों में रहने के लिए मजबूर थे, अब कृषि से उनके पास पैसे आने शुरू होते हैं और उससे अब नगरों के तरफ ये कबीले अब नगरों के तरफ परिवर्तित होने लगते हैं, नगरों में बदलना शुरू होते हैं और नगरों में बदलते बदलते ये एक महाजनपद, एक विशाल साम्राज्य का क्षेत्र का रूप ले लेते हैं। 544 ईसा में मगध साम्राज्य की स्थापना होती है और पूरे क्षेत्र में 16 महाजनपद उदय होते हैं। इसकी जानकारी के मुख्य स्रोत बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय
और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र, ठीक है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व हमें 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ के पुस्तक अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म के पुस्तक भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। इन 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था, जिसकी स्थापना मगध महाजनपद के संस्थापक बिंबिसार थे। ठीक है, मगध साम्राज्य के संस्थापक बिंबिसार, इन्होंने मगध साम्राज्य के ऊपर हर्यक वंश की स्थापना की। ईसा पूर्व में। ठीक है, यहां से शुरू होता है हमारा महाजनपदों का काल। आगे हम देखेंगे कि इन 16 महाजनपदों में वज्जी, अंग, मत्स्य, कुरु, पंचाल, पेंदी, वत्स, ये सब ऐसे 16 महाजनपद हुए। उन 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली होता है और मगध साम्राज्य के संस्थापक जो बिंबिसार थे, इन्होंने विवाह संबंधों के माध्यम से अपने क्षेत्र का विस्तार किया था।